प्रत्येक रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश की खला के कौमी दिन की मुबारकबाद। खला के शोबे में भारत की हुसूलियाबियों की सताइश की। नौजवानों को एस्ट्रोनॉट पुल से जुड़ने के लिए किया मदऊ। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक कांग्रेस के रुकन असेंबली केसी वीरेंद्र गिरफ्तार। 12 करोड़ नकद और 6 करोड़ के जेवरात जब्त। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी मामले में ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। उत्तराखंड में शदीद बारिश ने पहाड़ों पर मचाई तबाही। थराली में बादल फटने से आई आफत। राहत रसानी के लिए रुद्रप्रयाग से फौज की टुकड़ी रवाना। वज़ीर आला धामी की हालात पर नजर। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के दरमियान तिजारत से मुतालिक बातचीत जारी। भारत किसानों और महदूद पैदावार करने वालों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है फैसला। और अब खबरें तफसील से। ऑनलाइन गेमिंग बिल पार्लियामेंट में पास होने के एक रोज बाद कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को गैर कानूनी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गंगटोक से गिरफ्तार किया है और उनके पास से तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नकद बरामद हुआ है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी शामिल है और इसके अलावा 6 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात, तकरीबन 10 किलो चांदी के जेवरात और PMLA 2002 के तहत 4 गाड़ियां शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में 22 अगस्त को उनकी रिहाइश गाह समेत कुल 16 मकामात पर छापेमारी की गई थी और इसी मामले में सिक्किम के एमएलए वीरेंद्र पप्पी और उनके बहनोई केसी तपसे स्वामी को भी ईडी ने हिरासत में लेकर बेंगलुरु ले जा रही है और तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमीन कई ऑनलाइन सट्टेबाजी की साइट्स चला रहे थे। कर्नाटक के धर्मस्थल में इज्तिमाई तदफीन के मामले में नया मोड़ आ गया है। कई बरस कबल लाशों को दफनाने का दावा करने वाले मास्क मैन चिन्नैया उर्फ चैन को 10 रोज के लिए एसआईटी पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। बेलथागढ़ी कोर्ट ने एसआईटी की मांग को कबूल करते हुए ये हुक्म दिया है। अब अगले 10 दिनों तक एसआईटी पुलिस चिन्नैया से गहराई से पूछताछ करेगी और एसआईटी ने यह जानने की कोशिश करेगी कि इस झूठी शिकायत के पीछे कौन सा गिरोह है और चिन्नैया को क्या लालच दिया गया था। चिन्नैया एसआईटी हुक्काम को उस खोपड़ी के जराई के बारे में बताने में नाकाम रहा जो वो पहले लाया था। नकाब पोश शख्स को खोपड़ी की असलियत जाहिर न करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्कमैन चिन्नैया को एक गैंग ने 2 लाख रुपए दिए और उन्हें झूठी शिकायत दर्ज कराने की तरबियत दी थी और इस ट्रेनिंग के बाद चिन्नैया ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराई। गैंग ने चिन्नैया को एक खोपड़ी दी और उसे पुलिस और अदालत में पेश करने को कहा।
अब SIT के एहलकार इस गैंग के बारे में तफ्तीश करेंगे और चिन्नैया से इस बारे में अच्छी तरह से पूछगछ करेंगे। वो ये भी मालूम करेंगे कि पहले खोपड़ी कहां से लाई गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका तिजारती बातचीत अब भी जारी है, लेकिन बुनियादी बातचीत ये है कि हमारी कुछ हुदूद हैं और किसी ने ये नहीं कहा है कि मुज़ाकरात बंद हैं। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई कुट्टी है। Negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. People do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, what happens is we have red lines in the negotiations. We have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक अंग्रेजी रोजनामे के जरिए मुनक़िदा वर्ल्ड लीडर फोरम में SCO के होने वाली मीटिंग के बारे में भी कहा और इसमें दहशतगर्दी, तिजारत जैसे संगीन आलमी मसाइल पर मुस्बत बातचीत होगी। I think the SCO has a value in itself, because if you look at the membership, it covers a lot of countries which are quite different from other organizations of which we are part. We are very much, we are an important constituent of the Eurasian landmass, and the SCO primarily devotes itself to that. SCO also has a particular, the original mandate of the SCO was to fight separatism and terrorism, and there were what were called three evils at that time. For us, because that is very much part of the overall threat scenario that we see, I think it's important that we are there, we make our presence felt, we shape the outcomes, and we say where we go. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स और क्वाड दोनों की अपनी अहमियत है। ब्रिक्स हमेशा ब्रिक्स ही था, यहाँ तक कि जब हमने क्वाड बनाया तो हम ब्रिक्स से दूर नहीं हुए, और जैसे जैसे क्वाड ने तरक्की की, आप जानते हैं कि ब्रिक्स ने भी तरक्की की है। दोनों के अपने अपने मसाइल हैं और इसीलिए ब्रिक्स भी रहेगा और क्वाड भी रहेगा। I think the Quad is still the Quad, and the BRICS was always the BRICS. I mean, when we did the Quad, the BRICS didn't go away. And as Quad progressed, BRICS also progressed. So you are putting it almost as alternatives, whereas in fact it is a core belief of Indian foreign policy that countries like us should not be forced to make binary choices. We had a Quad foreign ministers meeting this summer in early July, if my memory serves me right. And after that, I think different parts of the system are talking to each other. BRICS came in the news partly because we had a BRICS summit, and partly because it came in the news because people put it in the news. So I think in the next week you'll probably see the Shanghai Cooperation Organization in the news because the meeting coming will to happen. that. So it will, the news cycle moves as per the events of that time. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जयशंकर ने कहा कि 9 तारीख की रात को अमेरिकी नायब सदर ने हमें पैगाम भेजा कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने जा रहा है। फिर आप सब ने देखा कि भारत की जवाबी फौजी कार्रवाई में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। On the 9th night, we had
President Vance, Vice President Vance conveying that, the Pakistanis were going to do a big attack. And then 10th morning, the Pakistanis now ask for talking to DGMO. What happened in the intervening period? What happened in the intervening period was very bad things to their airfields. I mean, to me, the causality is very clear. The causality is a military happening. Ultimately, how does the course of conflict progress? Yes, it can progress through reason, but mostly it progresses through events on the ground. So something happened militarily on the 10th morning. Now please look at what happened on 10th morning, and the pictures of the Pakistani airfields tell you what happened on 10th morning. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई साइंस के मैदान में मुल्क की कामयाबियों की तारीफ की है। खला के कौमी दिन के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इस शोबे की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मिशन गगनयान और भारत के अपने खलाई मरकज़ के क़याम जैसी महत्वाकांक्षी कोशिशों का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खलाई साइंस में निजी शोबे की शराकत दारी की अहमियत पर भी जोर दिया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति।
और खला से कामयाब मिशन के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दिल्ली के नेहरू प्लानिटेरियम पहुंचे, जहां उन्होंने आर्यभट्ट गैलरी का इफ्तिताह किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने गैलरी में लगाई गई तमाम नुमाइशों का भी मुआयना किया और उन्हें करीब से देखा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यहाँ बच्चों के लिए खला के बारे में जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। खला के बारे में हमारे बहुत महत्वाकांक्षी ख्वाब हैं और हमें उन्हें पूरा करने के लिए इन सब की जरूरत होगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देख के कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है उन्हें बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास में और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीज़ों को समझ के हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन देखा और लोगों में जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। खला के कौमी दिन के मौके पर इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग को भारत की खलाई तारीख का एक सुनहरा दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने चांद के जुनूबी कुतुब के करीब चंद्रयान 3 को कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग कराया और ऐसा करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया। और इस मौके पर इसरो के चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को विजनरी रहनुमा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का नाम शिव शक्ति रखा और 23 अगस्त को खला का कौमी दिन करार दिया। Second National Space Day celebration. When you see the National Space Day, I think we have to thank a couple of people. 23rd August 2023 was a historical day. India successfully soft landed Chandrayaan 3 near the south pole of Moon, and we became the only one country and first country successfully soft landed near the south pole of Moon. On this occasion, first of all, I have to express our gratitude to all the people for that great achievement. Honorable Prime Minister of India, who is a visionary leader, and our minister, who has given directions and guidelines to carry out the space activities. गेमिंग कभी सिर्फ एक टाइम पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऑनलाइन मनी गेम्स की सनत में बदल गया और इस सनत ने रफ्ता रफ्ता हर दौर और हर तबके के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इस ऑनलाइन मनी गेमिंग्स की वजह से कई खानदान बर्बाद हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर साइबर फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग तक हर चीज में इन मनी गेम्स का नाम सामने आया है और ऐसी सूरत हाल में इस सनत को रेगुलेट करने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया गया है। डीडी न्यूज के प्रोग्राम साइबर अलर्ट में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने इसे वक्त की जरूरत करार दिया। ये ज़रूरी था, ये करना ज़रूरी था। बहुत युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास के बीच में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। प्रैक्टिकली एवरीबडी, सबका कोई एक पर्सनल स्टोरी था। कोई उनका जानकार जो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो, कोई उनका जाना पहचाना आदमी जिस पे पैसा खोया हो, ऐसे कहानियाँ सबके पास थी। सो लोगों का यही था कि ये सरकार ये कदम लाके बहुत अच्छा काम किया है और इसको ज़रूर वो सराहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि ये एक सोशल कॉज के लिए मुताबिक देखा जाए। मरकजी हुकूमत ऑनलाइन मनी गेमिंग सट्टेबाजी से हटकर गेमिंग इंडस्ट्री को मजबूत बुनियाद फराहम करना चाहती है ताकि भारत तख्लीकी गेमिंग्स का आलमी मरकज बन सके। सरकार का जो विजन है और माननीय प्रधानमंत्री का भी जो डायरेक्शन है, ये मानना है कि भारत एक ग्लोबल हब बन सकता है गेमिंग इंडस्ट्री का। और गेमिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी आती है, जो AVGC कहलाती है, जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो सरकार का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जो क्रिएटिव गेम्स तैयार करते हैं, जो रिक्रिएशनल गेम्स तैयार करते हैं, जो एजुकेशनल गेम्स कंटेंट तैयार करते हैं, ऐसे वाले गेमर्स जो कि एक क्रिएटिविटी को भी व्यक्त करते हैं और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
और आज रात 10 बजे साइबर अलर्ट प्रोग्राम में आप ये पॉडकास्ट और ऑनलाइन मनी गेमिंग के बारे में मुकम्मल सच्चाई देख सकते हैं सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। और आगे बढ़ते हैं जहां मगरबी बंगाल में मनी गेम्स, क्या है इनके पीछे का सच? क्यों सरकार ने लिया है बड़ा फैसला इन्हें प्रतिबंधित करने का? जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है, उसी को कानून की तहत में लाया जाता है। इसमें ये देखने की जरूरी नहीं है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि आप कुछ पैसा जीतेंगे, ये काफी है ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करने के लिए। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। आगे बढ़ते हैं जहां मगरबी बंगाल में बीजेपी के रहनुमा दिलीप घोष ने कोलकाता में कहा कि मरकज में वजीर आजम मोदी की हुकूमत के क़याम के बाद जो नारा दिया गया था वो था न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसे हकीकत बनाने के लिए मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में एक बिल लाई है और यही वजह है कि करप्शन करने और आवाम का पैसा लूटने वाली जमातें और रहनुमा परेशान हैं और इसीलिए वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सरकार आने के बाद उन्होंने स्लोगन दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाली स्लोगन नहीं है, इसको वास्तव में करने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में लाए हैं मोदी सरकार ने, तो उससे जो पार्टी जो नेता आज तक भ्रष्टाचारी थे और पब्लिक का पैसा लूट कर राजनीति करते उनको चिंता है, इसलिए विरोध भी हो रही है। लेकिन जैसे कि इसके पहले जीएसटी से लेकर डिमोनेटाइजेशन से लेकर के कश्मीर हो, दूसरा जो मुद्दा सुलझाया माननीय मोदी जी ने, और इसको भी वो करेंगे और इससे बहुत सारा पार्टी का समस्या होगा। और सीबीआई ने 2,929.05 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में छापेमारी की है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से मौसूला शिकायत की बुनियाद पर मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबई और इसके डायरेक्टर अनिल अंबानी, नामालूम सरकारी मुलाजमीन और नामालूम दीगर अफराद के खिलाफ बैंक की धोखाधड़ी और इस तरह बैंक को 2,929.05 करोड़ रुपए का गलत नुकसान पहुंचाने का मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया है। ये इल्जाम है कि मुलजिम ने मुजरिमाना साजिश के तहत मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के हक में एसबीआई को गलत मालूमात फराहम करके कर्ज की सहूलियात की मंजूरी हासिल की और इसके अलावा कर्ज के फंड्स के गलत इस्तेमाल, कर्ज के फंड की मुमकिना रूटिंग और इंटर कंपनी लोन ट्रांजैक्शन, सेल्स इनवॉइस फाइनेंसिंग का गलत इस्तेमाल किया गया। मैसर्स रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के जरिए आरकॉम के बिलों में छूट, इंटर कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स के जरिए फंड्स का इस्तेमाल, रिलायंस एडीए ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी मैसर्स नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कैपिटल एडवांसेस और राइट ऑफ करने और फर्जी कर्ज दहंदगान की तख्लीक और जाली दस्तावेजात की तैयारी से है और इन तमाम इल्जामात की वजह से मुलजिमान पर मुजरिमाना साजिश, धोखाधड़ी, एतमाद शिकनी जैसे जराइम का इर्तकाब करने का इल्ज़ाम है। और यही नहीं, सीबीआई ने खुसूसी अदालत से सर्च वारंट हासिल किया है। सीबीआई 22/8/2025 को मुंबई के जज के जारी करदा हुक्म की तामील में आज यानी कि 23/8/2025 मुंबई में 2 मकामात मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के सरकारी अहाते और अनिल डी अंबानी के रिहायशी अहाते की तलाशी ले रही है। वहीं सीबीआई ने एक बड़े बैंक फ्रॉड मामले में मतलूब मुलजिम दिनेश डी गहलोत को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है और खास बात यह है कि सीबीआई ने जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रैकिंग डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगाया और सख्त तफ्तीश और मकामी पूछगछ के बाद सीबीआई ने दिनेश को 20 अगस्त को नोएडा से गिरफ्तार किया और उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है। ये मामला 31 मई 2004 को दर्ज किया गया था, जिसमें दिनेश डी गहलोत पर फर्जी दस्तावेजात के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा से हाउसिंग लोन लेकर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया था। उत्तराखंड का मौसम आज सुबह से ही खराब है। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बादलों के ढेरे
डाल रखे हैं और दारुल हुकूमत देहरादून समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कुछ मकामात पर वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ अजला में शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। रियासत के बाकी पहाड़ी अजला उधम सिंह नगर में भी शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक रियासत में बारिश का शदीद सिलसिला जारी रहेगा। थराली में बादल फटने के वाक़े के बाद भारतीय फौज ने तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 50 एहलकारों पर मुश्तमिल इन्फेंट्री बटालियन का एक दस्ता आज सुबह रुद्रप्रयाग से रवाना हुआ और इसके अलावा जोशीमठ से एक मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। जिंदा बच जाने वालों को तलाश करने और इमदाद फराहम करने की मदद के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू कुत्तों को जाए वक़ूफ़ पर भेजा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम के कहर को कम होने का इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस दौरान शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की गई है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।